साथियों, मैं बीएम शाह एडवोकेट एजीपी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आप सभी साथियों को, मेरे चैनल को सुनने वाले, मुझे सब्सक्राइब करने वाले, मुझे लाइक करने वाले साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी धारा के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही अधिक प्रचलित है। इस धारा में जिसके ऊपर लग जाती है, चूंकि जिंदा रहने वाला व्यक्ति जीवित रहता है, इसलिए इसमें सजा होने की बहुत अधिक संभावना रहती है, माने जान मारने का प्रयत्न। धारा 307 हत्या का प्रयास, सजा और जमानत व बचाव के उपाय के संबंध में बता रहा हूं। साथियों, किसी व्यक्ति पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगता है तो ऐसा करने वाले आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने का प्रावधान है। लेकिन बहुत से लोगों को धारा 307 के बारे में जानकारी नहीं है। आज के वीडियो में हम हत्या का प्रयास को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 कब लगती है? क्योंकि मारपीट तो बहुत होती है साथियों, लेकिन हत्या का प्रयास कब माना जाता है, ये इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। धारा 307 प्राय उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या करने के आशय से प्रयास किया गया था, किंतु हत्या करने के प्रयास में सफल नहीं हो सका। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है और हत्या करने में असफल रहता है तो ऐसा अपराध करने वाले को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडित किए जाने का प्रावधान है। साधारण शब्दों में कहें तो अगर कोई किसी की हत्या की कोशिश करता है, लेकिन जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसकी जान नहीं जाती, तो इस तरह के मामले में हमला करने वाले आरोपी पर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। हत्या का प्रयास एक संज्ञेय अपराध है और प्रथम दृष्टया वारंट जारी किया जाना चाहिए। धारा 307 गैर जमानती होने के साथ साथ एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अर्थात साथियों, धारा 307 में कोई समझौता नहीं कर सकता है, लीगली रूप से समझौता नहीं कर सकता है। यदि बचना है तो फरियादी और आहत गणों को उनका बयान बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के उससे मुक्ति मिलेगी, अन्यथा कंपाउंडेबल नहीं है। धारा 307 में याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से आपसी समझौते के आधार पर केस को वापस नहीं ले सकता। धारा 307 के तहत दर्ज मामलों का सत्र न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाता है। धारा 307 में सजा क्या है साथियों, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में हत्या की कोशिश करने वाले को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। धारा 307 के तहत दोष सिद्धि होने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति की हत्या की कोशिश की गई है, यदि उसे गंभीर चोट लगती है तो आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है एवं सजा के साथ साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। आर्थिक दंड अभियुक्त की हैसियत के अनुसार न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में प्रावधानों के बाद कुछ नए तथ्य भी जोड़े गए, जिसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करने का प्रयास करता है जो खुद किसी दूसरे अपराध में आजीवन
की सजा काट रहा है, उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड तक दिए जाने का प्रावधान है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी पर हमला किया जाता है, अगर उसको गंभीर चोट आती है लेकिन हमला करने वाले का उद्देश्य उसकी हत्या करने का या गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं था, तो मामला 307 की जगह 325 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। उसी के अनुसार सजा के प्रावधान होंगे। न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी उसी के अनुसार, क्योंकि मोटिव न होने से इसको एक्सीडेंटल भी माना जा सकता है या अचानक प्रकोपन के कारण हो सकता है, ऐसा इसमें माना जाता है। इसलिए इसमें 307 नहीं भी लगेगा यदि उसका उद्देश्य जान मारने का नहीं रहा है। आईपीसी की धारा 307 में क्या साबित करना आवश्यक होता है कि ये 307 के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, कि 325 के अंतर्गत आती है। धारा 307 में दोषी ठहराने के लिए अभियुक्त द्वारा पीड़ित को मारने के इरादे को साबित करने का बेहद महत्वपूर्ण है। धारा 307 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पीड़ित की हत्या करने की इच्छा होना जरूरी है। इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति तथा उपयोग का तरीका भी देखा जाना चाहिए। साथियों, यदि कोई धारदार हथियार से सिर पर, गर्दन पर वार करता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वह उसका प्रयास जो है जान मारने का रहा है। वो चोट की प्रकृति जो है बताती है कि यह जान मारने का ही के नियत से ही वार किया गया है। अपराध की गंभीरता व शरीर का वह भाग जहां चोट पहुंचाई जाती है, इन सभी तथ्यों को मिलते हैं। जहां अभियुक्त के पास एक खतरनाक हथियार था लेकिन पीड़ित को केवल मामूली चोट आई, इससे यह साबित किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इस आधार पर आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह जहां आरोपी ने डंडे से पीड़िता के सर पे जोरदार वार किया, इस स्थिति में आरोपी की हत्या का प्रयास के लिए दंडित किया जाएगा। चाहे डंडा भी हो साथियों, लेकिन यदि सिर पर बहुत तेज वार किया जाता है, तो चूंकि सिर जो होता है एक नाजुक अंग है जहां से पूरा शरीर संचालित होता है, यदि सिर पर चोट घातक लगता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होने की पूर्ण रूप से संभावना है। यदि बच गया तो ऊपर वाले की इच्छा है कि बच गया, तब आप 302 में नहीं। यदि 307 ऐसा है कि ऐसा वार किया जाता है, यदि वो बच गया तो 307, या मर गया तो 302 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे वार को, ऐसे प्रकृति के चोट को, ऐसे हथियार को स्थिति देखते हुए 307 लगाया जाता है। हत्या का प्रयास एक गैर जमानती अपराध है। धारा 307 में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है और एक बहुत गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। धारा 307 के अंतर्गत पुलिस थाने द्वारा कोई जमानत का प्रावधान नहीं है। धारा 307 में जमानत के लिए याचिका सत्र न्यायालय में लगाई जाती है। यदि सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालय में जमानत का आवेदन पेश किया जाता है। यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाया जाए कि अपराध इस अभियुक्त ने नहीं किया है और यदि ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है तो जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च न्यायालय को ये लगे कि गंभीर अपराध इसने नहीं किया तो उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका मंजूर की जा सकती है। धारा 307 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है कि नहीं है, इस चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ साथियों। धारा 307 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर न्यायालय में अभियुक्त द्वारा वकील के माध्यम से
अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी जाती है तो उसकी याचिका तुरंत प्रभाव में खारिज कर दी जाती है। अग्रिम जमानत याचिका चाहे उच्च न्यायालय में करें या सत्र न्यायालय में दायर करें, उसे खारिज ही होना है। यदि 307 का झूठा इल्जाम लगाया जाए तो क्या करें? यदि आपको कोई परेशान करने के इरादे से आप पर हत्या के प्रयास का झूठा आरोप लगाए तो तुरंत सावधान होने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे तुरंत अपने वकील से संपर्क करना चाहिए या हमारी विधिक सलाहकार से उसका मिल करके उसके बारे में पूरी बात बताना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। साथियों, 307 या कुछ धाराएं ऐसी हैं साथियों कि जिनमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, जिसमें जिनकी सुनवाई होने पर निश्चित रूप से क्योंकि जो आहत होता है वह स्वयं बोलता है, इसलिए मैं साथियों इसके 307 के संबंध में कुछ और बताना चाहता हूँ। साथियों, 307 के लिए सबसे पहला चीज क्या है कि आप ये सिद्ध करिए कि जो आपने मारपीट किया है, आपके द्वारा जो मारपीट दिखाया जा रहा है, ये आपका जान मारने की नीयत से नहीं किया गया है। ये वाद विवाद की कड़ी में बीच बचाव में ऐसा चोट लग गया है। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि जान से मारा जाए। यदि कोई व्यक्ति केवल वाद विवाद में अचानक उसको चोट सिर पर या कहीं लग जाती है तो इसका उद्देश्य एक ही बार यदि लगता है तो माना जाएगा कि एक ही बार जो लगा है उससे जो चोट लगी है वो अचानक प्रकोपन के कारण लगी है, वो उद्देश्य के साथ जान मरने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। साथियों, आपको 307 के बारे में पूरा चालान शीट को पढ़ना चाहिए। उसमें जो जो असंगत चीज़ें हैं उस पर बचाव के लिए प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि आपका उद्देश्य जान मारना नहीं था। यही उसका डिफेंस है, क्योंकि 307 ऐसा नहीं है कि केवल चोट के प्रकृति पर ही निर्भर करता हो। यदि कोई व्यक्ति गोली चला देता है और फायर करता है और वो उसको लगता नहीं है और उसके मान लीजिए शरीर के एक किनारे से निकल जाता है तो तब भी 307 बनेगा। आखिर जबकि उसको चोट लगी नहीं लेकिन तब भी 307 बनेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य जान मारने के लिए ही फायर किया गया था। बच गया, ये आकस्मिक दैवी यह है कि माने वो बच गया। इस तरह से केवल उद्देश्य देखा जाता है कि कोई ऐसी चोट
ऐसे जगह पर पहुंचाई जाती है जहां पर कि जाने की संभावना अधिक है। इसी के साथ साथियों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।